से बात रफा दफा होगी। आज जब फजल शाह अपने मामूजाद अकबर शाह के साथ ज़मीनी की तरफ जा रहा था तो अकमल खान की गोली का निशाना बन गया। अकमल खान रास्ते में इनकी ताक में छपा बैठा था, लेकिन अफसोस के फजल शाह को मारकर वो खुद भी न बच सका और अकबर शाह की गोली से मौका ही पर खत्म हो गया। जानू साहब, अभी वापसी चलो, ये ना हो कि अगली बस पे निकल जाए। हम मोहम्मद जान की बात खत्म होते ही अमजद मुझे मुखातब हुआ। बिल्कुल, तुम लोग जाओ, मैं भी जरा जमीनों का फेरा लगाऊं, कल जिरके की वजह से नहीं जा सका। यह कहकर मोहम्मद जान हम दोनों से हाथ मिलाता हुआ जमीनों की जानब बढ़ गया। हाँ, जबकि हम दोनों स्टाफ की सिमत खैर मोहम्मद और शराब का शाह का किस्सा क्या किस्सा है। अड्डे की सिमत आस्ता रवि से चलते हुए अमजद ने पूछा, यार माजे, तुमने ज़ोहरे इस्लाम से पहले अरबियों की जहालत के किस्से तो सुने होंगे। क्यों नहीं, बल्कि सीरत की किताबों में खुद भी पढ़े हैं। बस ज़ोहरे इस्लाम से पहले अरब और हमारे गंडापुर एक ही तरह की जहनीत के मालिक हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो बुत परस्त थे और हम कलमा को। इनके पास तलवारें थी और ये जदीद असले हैं। झगड़े उन्हीं की छोटी छोटी बेमानी बातों पर करते हैं। कुत्तों की लड़ाई पर कत्ल, मुर्गों और बटेरों के मुकाबले पर कत्ल, खूबसूरत और बेरश लड़कों की वजह से कत्ल, अलगर्ज हल्की सी गाली गलोच और ताने पर भी कत्ल हो जाया करते हैं। खैर मोहम्मद और शराब शाह के माबैन लड़ाई की वजह भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, वो भी इन्हीं बातों से मुतल्लिक़ एक हालत हेज बात थी। फिर भी कुछ बता तो चले। अमजद इश्तियाक लहजे में बोला, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है, लेकिन तुम इसरार करते हो तो सुनो। मैं एक लम्हा सांस लेने के लिए रुका और फिर गोया हुआ। खैर मोहम्मद का छोटा बेटा अजमल खान काफ़ी खूबसूरत लड़का है। करीबन 2 साल पहले शराब शाह ने इसके साथ छेड़छाड़ की। इसने अपने वालिद को जाकर बताया। बस फिर क्या हुआ, इस दौरान दूसरे में पर रैफल तन गई, करीब था फायर हो जाती। शराब खान जिरगा भरने पर आमादा हो गया और अपनी हरकत के बदले उसने 20 कनाल अराजी खैर मोहम्मद के हवाले करना पड़ी। कल गाल बनी सी जमीन का ताना अकमल को दिया गया था। अजीब बात है, अमजद हैर से बोला, चेड़ तो लड़कियों को जाता है। आपके इलाके में अनोखा ड्रामा शुरू है और जहाँ जुर्माने के तौर पर जिद्दत कैसी, ये इस इलाके का रवाज है। अलबत्ता छेड़छाड़ के बदले रकम या अराजी वगैरह कबूल नहीं की जाती। ये खैर मोहम्मद की बेगैरती थी कि वो जुर्माने लेने पर राजी हो गया। लोगों को इस बात से बेखबरी रखने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसे राज कहाँ छुपते हैं। अगर यूं है तो फिर तुम लोगों को अनवर खान के साथ अभी तक कोई फायर नहीं हुए, हालांकि 2 दफ़ा हाथापाई हो चुकी है। एक तो अबू जन गंडापुर होते हुए भी ठंडी तबीयत के मालिक हैं, दूसरा ज़्यादती चूँकि अनवर खान की तरफ से हुई है, इसलिए इनकी तरफ से फायरिंग की कोशिश की नहीं हुई। वैसे ये हतमी बात भी नहीं है कि वो किसी वक्त भी हालत का मुजाहरा कर सकते हैं। हम अभी बस स्टॉप से चंद गज दूर थे कि बस का हर्फ सुनाई देने लगा। रात गए ही हम अपनी जगह पहुंच सके थे। सूबेदार गुस्से और तशवीश की मिली जली कफियत में मुब्तला था। कहाँ मर गए थे तुम दोनों, वो धाड़ा। सर घर में प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी इसलिए, और तुम, वो हम जैसे मुखातब हुआ, उसकी नज़रों में हमें अपने घर गए हुए थे। मैं भी उम्र के साथ था सर, टेलीफोन पर या टेलीग्राम देकर मतलब नहीं कर सकते थे। वो गुस्से से बोला, बहरहाल सुबह तैयार रहना, दोनों को कमांडिंग ऑफिसर के सामने पेश होना है। और हम सर हिलाकर कमरे में आ गए। चल भाई माजे साहब, इज़्ज़त अफजाई के लिए तैयार हो जा। जानी मियाँ, इज़्ज़त आने जाने वाली चीज़ है। और तुम क्यों घबरा रहे हो? घबराना तो मुझे चाहिए, तुम्हारे साथ कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा। और इसकी बकवास इसकी नज़रअंदाज करके करवट बदल कर सोने की कोशिश करने लगा। सुबह के मामूलात से फुरगत के बाद हम दोनों वर्दी पहनकर दफ्तर पहुंच गए। कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद अजलाल शाह एक सख्त गैर डिसिप्लिन पसंद आदमी था। ऑफिस में बुलाकर हमारा मसला सुने बगैर बरस पड़ा। सख्त निकम्मे और नालायक हो तुम दोनों, बगैर इजाज़त लेट आने की सज़ा मिली है। मालूम है तुम दोनों को कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। एसएसजी एक मुनज़्ज़म इदारा है और कमांडिंग ऑफिसर होने के नाते मैंने हमेशा डिसिप्लिन की पाबंदी की और करवाई है। तुम दोनों का पिछला रिकॉर्ड देखते हुए मैंने इतनी नरमी कर सकता हूँ कि तुम लोगों को घर बजाने की बजाय आरटी कर दूंगा। इसलिए अब तुम दोनों जाने की तैयारी करो। रिटर्न टू यूनिट।
ये कहते ही इसने हमारे साथ खड़े सीनियर को हमें बाहर ले जाने का इशारा किया, मगर ले जाओ इन्हें। इसने अमजद की बात सुनने का नो आर्गुमेंट मौका दिए बगैर हमारे साथ आए। सीनियर से कहा, हम सल्यूट करके बाहर आ गए। यूनिट वापस जाने में हमारी बड़ी सबकी थी, लेकिन हम दोनों कुछ नहीं कर सकते थे। इसको कहते हैं कि टोटे के बदबू घर को आए। अपना सामान पैक करते हुए आस्ताब से बोला, गलत, इसको कहते हैं धोबी का कुत्ता घर का न गार्ड का। अमजद तलही से बोला और मैं बेसाख्ता मुस्कुरा पड़ा। मुझे इतनी छोटी बातों पर परेशान नहीं हुआ करते। आर्मी की सर्विस करनी है, यहाँ ना सही यूनिट में सही तनख्वाह और राशन पानी वहाँ भी मिलेगा। अमजद हलाफ तो खामोश रहा। सीनियर सूबेदार और कंपनी कमांडिंग ने अपनी सी कोशिश की कि हमारे सज़ा पर अमल दरामद के लिए यूनिट जाए, मगर उन्हें कामयाबी ना हुई। मजबूरन अगली सुबह हम रवाना हो गए। हमारी साहब यूनिट इस वक्त स्कर्दू तैनात थे। यूनिट पहुंचते ही मैंने खत लिख कर घर वालों को अपने नए डेस्क के मतला कर दिया। हमारा एक हफ्ता बुलेटिन हेडक्वार्टर में गुजरा और इस दौरान बुलेटिन कमांडर ने हमारी मुलाकात भी कराई और हमारे वापसी आने पर उन्होंने खुशी का इजहार किया। पोस्ट पर जाने के लिए तैयार फॉरवर्ड और फिर एक दिन हम दोनों अगली खड़े थे। दोनों ने मुख्तलिफ पोस्टों पर जाना था। घर से दूरी के साथ अब हमें एक दूसरे से दूरी का दुख भी झेलना था। 4-4.5 साल की रफाकत ने हमें एक दूसरे के बहुत करीब कर दिया। इत्मीनान था तो सिर्फ इतना कि ये जुदाई आर्जी थी। सर्दी बहुत ज़्यादा थी। गर्म लिबास भी हमारी कपकी दूर करने में नाकाम हो रहे थे, लेकिन ये सर्दी हमारे लिए नई नहीं थी। इससे पहले हम इस दौर जो कि गिलगिल की तस्सीर है कि मज़ाफ़ात में मोरचूं मौजूदा टूक स्कूल में इलाके के मतलब खसूसी कोर्स कर चुके थे। अमजद की पार्टी बुलेटिन हेडक्वार्टर ही से दूसरे रास्ते पर रवाना हो गए, जबकि मैं अपनी पार्टी के साथ इससे मुख्तलिफ जानब रवाना हो गया। कई घंटों की मुसाफत के बाद हम पोस्ट पर पहुंच सके। पोस्ट पर टेलीफोन और वायरलेस की सहूलत मौजूद थी, लेकिन फ़ोन अमलन ख़राब ही रहता था, क्योंकि बर्फानी तोदे गिरने से फ़ोन की लाइन कट जाया करती थी। वायरलेस अलबत्ता राब्ता बहाल कर रखता था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खामी ये थी कि इसके ज़रिए सिक्योरिटी कायम रखना मुश्किल हो जाता, लेकिन मजबूरी की वजह से वायरलेस के ज़रिए ही राब्ता बहाल रखा जाता। अलबत्ता आर्डर्स वगैरह पास करने के लिए कोड वर्ड इस्तेमाल किए जाते ताकि सिक्योरिटी बरकरार रहे। अमजद से भी चंद मरतबा गुफ्तगू हो चुकी, लेकिन बातचीत सलाम दुआ से आगे नहीं बढ़ती थी। घर से राब्ते का वाहिद जरिया खत था, जिसका मैं शिद्दत से मुंतज़िर था। हमारे सेक्टर की 8 पोस्टें थीं और तमाम पोस्टें एक ही बेस से मुंसलिक थीं। बटालियन से डाक वगैरह बेस तक पहुंचाई जाती है और इससे आगे तमाम पोस्टों पर सामान की वसूली के लिए पार्टियां रवाना करते हैं। पार्टियों की नकलो हरकत का इंसार मौसम की सूरत हाल पर रहता, लेकिन अमूमन नवंबर के महीने में ये नकलो हरकत 3 माह के लिए बिल्कुल रोक दी जाती, क्योंकि इस अरसा के दरमियान बर्फबारी शिद्दत से गिरती और इस वजह से बर्फानी तोदे भी बड़ी तादाद में गिरते थे। घरेलू परेशानी से कतई नज़र यह इलाका दिल फरेब और दीदार ज़ेब नज़रों का मरजब था। साफ शफाफ फ़ज़ा में दूर तक फैले पहाड़ सिलसिले अजीब मंजर पेश करते। ज़्यादा बुलंदी और दरख्तों की गैर मौजूदगी की वजह से ऑक्सीजन बहुत कम थी, इसलिए कम फिल नकल व हरकत या जिस्मानी मशक्क़त करते वक्त महसूस होती थी। पोस्ट पर हम लोगों का वाहिद काम ड्यूटी की बजाय स्लीपिंग आवरी था, और इसके बाद तमाम लोग ताश खेलने में मशगूल रहते या घुसकर घर और गाँव की यादों में खो जाते। अलबत्ता फारग औकात में बैग्स हल्की फुल्की जिस्मानी मशक्क़त में वक्त गुजारना पसंद करते। पोस्ट का सेकंड कमांड हवलदार कामुल और सगल के सिपाही साजिद भी अमूमन मेरी मशक़ें देखने आ जाते। जूडो के दाव पेज के इस्तेमाल जो मैं दूसरी आर्मी की ज़रूरत पड़ती, इसलिए जूडो की मशक करते वक्त मैं इन दोनों को अपने साथ शामिल कर लेता। वो दोनों भी कुछ सीखने के शौक में तख्ता मश्क बने रहते। गिरने और किसी को उठाकर फेंकने के लिए बर्फ बड़ी मुसाबत होती। ताज़ा गिरी हुई बर्फ तो फोम से भी ज़्यादा नरम होती है। ज़मीन को भी
साथियों के साथ ताश खेलने में। रात को मैं भी साथियों के साथ ताश खेलने में मशगूल हो जाता। गंडापुर होने की वजह से ताश का खेल मेरी गट्टी में पड़ा हुआ था। पताबाजी और चाल में तो बड़े बड़े जागल खिलाड़ी मेरे सलाहियतों का लोहा मानते थे। ये बेचारे तो फकत पत्ते फेंकने जाते थे। इसलिए पहले ही दिन से तमाम ने मुझे अपना गुरु मान लिया था। पोस्ट पर हम टोटल 12 बंदे थे, जिसमें एक सूबेदार और एक हवलदार, बाकी तमाम सिपाही या लांस नायक थे। एक बंदा हमने खाना वगैरह पकाने के लिए मुख्तस किया हुआ था। बाकी के 9 बंदे ड्यूटी देते थे। मुझे पोस्ट पर आए हुए महीना होने को था जब सेक्टर बेस पर तमाम पोस्टों की डाक और कुछ सामान पहुंचा। रात को जब वायरलेस पर आर्डर आया, पास होते ही सूबेदार साहब ने कहा, सुबह सवेरे पार्टी भेज देंगे। डाक की आमद का सुनकर तमाम लोग खुश हो गए थे। पता नहीं किन खुश नसीबों के खत आए होंगे। मेरे करीब से स्लीपिंग बैग में गुस्सा अली मोहम्मद जोर से बड़बड़ाया। कल इस वक्त तक पता चल जाएगा। कलाम मोहम्मद बोला, चलो सो इस वक्त तक खुश ले। ये कहते ही अली मोहम्मद ने अपना सर भी स्लीपिंग बैग के अंदर कर लिया था। लेकिन इन दोनों के अंदाज गलत साबित हुए। रात के करीब 2 बजे थे कि जब हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो गई। सुबह तक शदीद इख्तियार कर गई, जिससे पार्टी का जना मुअख्खर हो गया। बर्फबारी पूरा हफ्ता जारी रही। जिस दिन रुकी उस दिन बटालियन हेडक्वार्टर की फरवरी तक बंद करके मूवमेंट की तरफ आर्डर पास हुआ कि हर किस्म की मूवमेंट रोक दी जाए। इसका मतलब यह है अगर हमारा हाथ हुआ भी तो अगले 3 महीने तक हमें नहीं मिल सकेगा। मैंने अली मोहम्मद से इफ्तिसार किया। इस वक्त हम दोनों ड्यूटी पर खड़े थे। नहीं यार, इससे नफी में सर हिलाया। अगर रानी हमारे सेक्टर की तरफ आ निकली तो डाक ले आएगी। रानी मेरे लहजे में हैरान किया। यार, हाँ यार, रानी, बर्फ की रानी, कुतिया, सफ़ेद रंग की है। हल्का फुल्का सामान मसलन डाक, सिगरेट, नस्वार वगैरह इस एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए तमाम सेक्टर्स को इस्तेमाल करते हैं। इसी को इस्तेमाल करें तो क्या ये मुस्तकिल किसी पोस्ट पर नहीं टिकती? ये हरकत ही में रहती है। जिस पोस्ट पर पहुंचे इस पोस्ट वाले एक दिन अपने पास रख कर गोश्त वगैरह इसकी तवाज़ो करते हैं और अगले दिन दूसरी जगह अपने काम पर भेज देते हैं। रानी साहिबा तो बताते कैसे हैं कि इसने पोस्ट पर जाना है। बहुत आसान, जिस पोस्ट पर भेजना होता है इसकी जानब रानी का रुख करके पीछे से तबकी लगा दो तो रानी समझ जाती है कि सीधे इस पोस्ट पर जाना है। बड़ी मुफीद कुतिया है यार, बिल्कुल इसने कई दफ़ा लोगों को मुश्किलात से निकाला है। एक दफ़ा तो हमारी नासर ओपी पर सूबेदार साहब सख्त बीमार हो गए थे। रास्ता बंद थे और बटालियन हेडक्वार्टर से इसके लिए डॉक्टर साहब की जो दवाई तजवीज़ की थी वो रानी ही ने इन तक पहुंचाई थी और सूबेदार साहब की जान बच गई थी। इस तरह कई दफ़ा ऐसे मराहल भी आए हैं कि लोगों के पास सिगरेट नस्वार ख़त्म होने की सूरत में रानी ने ये सब कुछ नहीं कर सके। बड़ी बात है यार, कहकर मैं खामोश हो गया। दिल ही दिल में रानी के बेस पर पहुंचने की दुआ मांगने लगा। वो शायद कबूल की घड़ी थी। इस अगले दिन ही सेट पर बेस वालों से बताया गया कि रानी को हमारे सेट से मुसीबत डाल कर भिजा दे। कब तक पहुंच जाएगी? मैंने अपने साथी अली मोहम्मद से इफ्तिसार किया। ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे में। हमें 10 घंटे लग जाते हैं, वो भी रास्ता साफ होने की सूरत में। वो रानी है, इसने फरिया लहजे में कहा। रास्ते में बगैर रुके सफ़र करेगी और वैसे भी कुत्ते बर्फ में आसानी से चल सकते हैं। 2.5 घंटे बाद हम तमाम अपनी राज के कमरे की छत पर खड़ी रानी का रास्ता तक रहे थे। वो रही। हवलदार कामल ने 2 चट्टानों की तरफ इशारा किया। गौर से देखने पर मुझे एक सफ़ेद डब्बा हरकत करता दिखाई दिया। अगर इसका रंग सफ़ेद ना होता तो शायद वो काफ़ी देर पहले नज़र आ जाना शुरू हो गई होती। अगले आधे घंटे में रानी पोस्ट पर पहुंच चुकी थी। रानी के दूध गर्म करके रखा हुआ था और इसके बैठने के लिए आटे की खाली बोरी बिछाई हुई थी। वो इत्मीनान से बोरी पर बैठ गई। सूबेदार साहब ने आगे बढ़कर इसके गले में लटकी हुई डाक निकाल ली। तमाम लोग सूबेदार के गिर्द इकट्ठे हो गए। ये सिपाही गुलाम मोहम्मद। सूबेदार साहब ने पहले हाथ का पता पड़ा। चल भाई गामे। मैंने अपने साथ खड़े गुलाम मोहम्मद को पीठ पर थपकी लगाई। सूबेदार साहब एक हाथ निकाल कर इस मौजूदा एड्रेस पर पढ़ते हुए मतलूबा शख्स से चुपट कर अपना हाथ वसूल कर लेता। कई खुश नसीब ऐसे थे कि जिनके 2-2, 3-3 हाथ आए हुए थे।
खुशकिस्मती से मेरे भी 2 खत आए थे। सूबेदार साहब के हाथों में मौजूद खतूत का बंडल जैसे ही खत्म हुआ, तमाम लोग अपना अपना खत खोल कर पढ़ने में मशगूल हो गए। मैंने बिस्मिल्लाह करके पहला खत खोला। इस पर कमांडिंग विंग का पता लिखा हुआ था। गालबन चाचा अफजाल से पहले खत मेरे पुराने पता पर भेजा था और कमांडोज ने अपने इसे यूनिट के एड्रेस पर अरसाल कर दिया था। खत में सलाम दुआ के बाद चाचा ने जिरगा की कार्रवाई मुतल्लक लिखा था कि जिरगा ने हमारे हक में फैसला कर दिया और दूसरी अनवर को मुंह की खानी पड़ी है। खत पढ़कर मुझे दिली खुशी हुई, लेकिन यह खुशी दूसरा खत पढ़कर तशवीश में बदल गई। ये पहले खत के मुकाबले में मुत्सर था। चाचा ने लिखा था, जितनी जल्दी हो सके छुट्टी लेकर कर पहुंच, हालात बहुत ख़राब हैं। मैं ताकीद दोबारा लिख रहा हूं कि खत मिलते ही रवाना हो जाना, चाहे छुट्टी मिले या ना मिले। मैंने खत पर लिखी तारीख देखी, 10 दिन पहले का लिखा हुआ था। इसका मतलब था कि रास्ता रुके बगैर मुझे तक पहुंचा था। मैंने खत का मजमून से नज़र उठाकर दाएं बाएं घुमाई। चारों तरफ दूर बर्फ की चादर ओढ़ी पहाड़ी सिलसिला दिखाई दिया। छुट्टी मिलने या ना मिले आ जाओ। मेरे दिमाग में चाचा फाजल के लिखे हुए अल्फाज गूंजे, कैसे आ जाओ। मैंने खुद कलामी की, कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे सोचों में हलचल मच गई। रात की ड्यूटी के दौरान मैं ऑपरेटर के पास पहुंचा। सिंगल मैन साजिद ड्यूटी पर बैठा था। मैंने इसे कहा, साजिद भाई आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, अगर 10-15 मिनट के लिए बाहर चले जाएं, मैं ज़रा गर्म हो लूँ। क्यों नहीं, वो खुश दिली से बोला और राइफल लेकर बाहर चला गया। इसके बाहर जाते ही मैंने वायरलेस का रिसीवर पकड़ा और अमजद की पोस्ट को पुकारा। टाइप 3 फॉर लियाकत ओवर। लियाकत अमजद की पोस्ट का करीब फर्जी नाम है। पोस्ट के नाम के बदलने से चूँकि कहानी की सिचुएशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इनके असली नाम बताने से क्रिएट किया जाता है। यूँ भी आर्मी का मुतल्लिका मालूमात शाया करने का आर्डर नहीं और कारीन को भी वाक़यात से दिलचस्पी होगी, ना कि आर्मी के मुतल्लिक मालूमात से सुनी जा सकती। दूसरा, अमजद भी अपने पास मौजूद ऑपरेटर को किसी बहाने दाएं बाएं कर सकता था। वायरलेस सेट भी रेडियो की तरह काम करता है। इसकी मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसी होती हैं। दोनों सेटों पर जब एक ही फ्रिक्वेंसी लगाई जाए तो दोनों का रब्ता हो जाता है। अलबत्ता इसकी रेंज रेडियो से बहुत कम होती है। कुछ वायरलेस सेट ऐसे भी हैं जिनसे काफ़ी दूर दूर तक बात की जा सकती है, लेकिन ऐसे सेट सिर्फ सिग्नल को रोलों में इशू की जाते हैं और मखसूस अहम मकामात पर इस्तेमाल होते हैं। मैंने मुतलबा फ्रिक्वेंसी सेट की। चंद ही लम्हे बाद अमजद की आवाज़ आई, जानी ओवर, यस ओवर। बोलना क्या बात है। मैंने ऑपरेटर को चाय पीने के लिए भेज दिया। ओवर जवाब। मैंने मुख्तर से इसको खत का अंदोरेश के मतलब बताया। ठीक है, तुम करना क्या चाहते हो। ओवर। मेरी सारी बात सुनो। वो घर में जाना चाहता हूँ। ओवर। मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। ओवर। यार कोई तरकीब सूझे, मुझे लगता है कि घर में कोई हादसा पेश आया है। ओवर। अल्लाह खैर करे यार, अभी रास्तों पर चलना भी मुश्किल है। ओवर। माजे साहब, मैं आज रात को यहाँ से निकल जाऊँगा, आगे अल्लाह मालिक है। यार बटालियन हेडक्वार्टर बात करो, शायद कोई सूरत हाल हो, सूरत निकल आए। कोई सूरत भी नहीं निकल सकती। तमाम रास्ते बंद हैं और हेलीकॉप्टर का पोस्ट पर पहुंचना नाकाफी है। मेरे लिए कमांडिंग ऑफिसर 10 बंदे की कुर्बानी नहीं दे सकता और तुमने ज़रूर अपनी जान से खेलना है। ओवर। अमजद की जलाई हुई आवाज़ आई, मेरी कामयाबी के लिए दुआ करना। ओवर। यार यानी अगर ऐसा हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ओवर। नहीं, मैंने साथी से इसकी बात रद्द की। तुम मत जाओ, अपने वक्त पर छुट्टी लेकर ही जाना। ये ना हो कि हम दोनों बर्फ़ में फंस कर अल्लाह को प्यारे हो जाए। दुश्मन से बदला कौन लेगा। ओवर। ठीक है, कल पहुँचते ही खत ज़रूर लिखना, वरना मुझे परेशानी रहेगी। ओवर। ओवर एंड ऑल कहकर मैंने राब्ता ख़त्म किया और बाहर आकर साजिद से राइफल पकड़ कर ड्यूटी पर खड़ा हो गया। रात के 9 बजे